कर सकते हैं। अप टू यू, एनीवन? कल के क्लास में हम लोग या तो कनेक्ट हो सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, या तो अभी हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हम शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला पॉइंट, एवरीवन, वल्नरेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? एनीवन? मीनिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी। ओके, तो वल्नरेबिलिटी से हम लोग जानते हैं कि वल्नरेबिलिटीज मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स नेटवर्क के जिसके कारण से वो उसको हैक किया जा सके। ऐसे वीक पॉइंट्स, लूप होल्स, बग्स या तो वीकनेसेस जिसके कारण उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, तो वो हो गया वल्नरेबिलिटी। अब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है? तो किसी भी वल्नरेबिलिटी को एनालाइज करना, खामियों को, वीक पॉइंट्स को, लूप होल्स को एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, उसको कहते हैं हम लोग वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। अब यहाँ वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, एथिकल हैकिंग या हैकिंग में 4 फेजेस होते हैं, 2 फेज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब है थर्ड फेज, गेनिंग एक्सेस। तो गेनिंग एक्सेस में सबसे पहला पॉइंट होता है खामियों को एनालाइज करना, समझना कि इससे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, उसका फायदा क्या क्या हम लोग उठा सकते हैं। तो वो हो गया वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि अब सिस्टम हैकिंग के बाद से हम लोग क्या क्या करने वाले हैं एक्चुअल रियल लाइफ में। ओके, तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो सबसे पहला पॉइंट, रिसर्च। मार्केट में डेली बेसिस पे नए नए वल्नरेबिलिटीज आते रहते हैं, तो उस पर रिसर्च कंटिन्यूसली करना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, जरूरी नहीं है कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा, आज एक अगर हम लोगों ने वल्नरेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, जरूरी नहीं है कि कल को वो अवेलेबल रहेगा। हो सकता है कल को वो सर्वर अपडेट हो जाए, वो वर्जन अपडेट हो जाए और वो वल्नरेबिलिटी जो है डिसकंटिन्यू हो जाए। इसलिए वल्नरेबिलिटीज की रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे। ओके, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जो कि मैं इस क्लास में बताऊंगा उनके नाम वेबसाइट के। ओके, तो वल्नरेबिलिटी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज मार्केट में डेली बेसिस पे आते रहते हैं, अलग अलग सेवरिटी लेवल्स के साथ, अलग 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 आपका जो सेवरिटी लेवल हो गया, जैसे कि लो, मीडियम और हाई, अलग अलग एक्सप्लॉइट रेंज जो हो गया, उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज मार्केट में आते रहते हैं। तो उसका रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो रिसर्च में क्या क्या आता है? सिक्योरिटी ट्रेंड्स, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है सिक्योरिटीज में, थ्रेट्स क्या क्या है मार्केट में, अभी अटैक्स, किस किस टाइप के अटैक्स अभी परफॉर्म हो रहे हैं मार्केट में। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन का होना आपके पास जरूरी है, जिसके लिए रिसर्च करते रहना जरूरी होता है। जनरली वनरेबिलिटीज पे जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे, तो वनरेबिलिटीज एक सिंगल कैटेगरी नहीं है, उसको 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, मिसकॉन्फ़िगरेशन। मिसकॉन्फ़िगरेशन के कारण वनरेबिलिटीज का पता लगना, वो हो जाएगा इस कैटेगरी के अंदर। मिसकॉन्फ़िगरेशन मतलब यानी कोई सेटिंग्स है, उसको आपने सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो वो आ जाएगा आपका मिसकॉन्फ़िगरेशन में। सेकंड है डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन। कोई भी चीज को आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो वो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के साथ इंस्टॉल होता है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ कॉन्फ़िगर होता है। जैसे कि अगर आप अपने घर में वाईफाई लगवाते हो, राउटर लगवाते हो, तो राउटर का जो सेटअप, राउटर बॉक्स जो है, उसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, डिफॉल्ट यूजर नेम होता है, जैसे कि एडमिन 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 पासवर्ड ब्लैंक ब्लैंक, इस टाइप का। तो अगर आपने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो वो तो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हो गया। यानी कि अगर कोई सर्च करे कि टीपी लिंक के इस राउटर के मॉडल का डिफॉल्ट पासवर्ड क्या है, तो उसको जो पासवर्ड मिलेगा ऑनलाइन, उससे वो लॉगिन कर सकता है। तो वल्नरेबिलिटीज ड्यू टू डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन सेकंड कैटेगरी हो गया। थर्ड कैटेगरी आपका हो गया बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो मतलब आप में से बहुत से लोगों ने प्रिंटर यूज किया होगा। तो हम प्रिंटर में अगर 10
पीडीएफ 10 फाइल्स को प्रिंट करने का कमांड देते हैं, तो हमको सिर्फ एक बार कमांड देना है। वो चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या 1 दिन लगे, वो प्रिंट करते रहेगा। तो उसके पास इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रहा है? वेल, जब भी हम उन 10 पीडीएफ्स को प्रिंट करने का कमांड देते हैं, तो प्रिंटर में एक बफर मेमोरी होता है। ना ही सिर्फ प्रिंटर में, अलग-अलग डिवाइसेस में भी एक बफर मेमोरी होता है, जो कि टेम्पररी होता है। तो उसमें जाके वो कमांड का जो इंस्ट्रक्शन है, वो जाके स्टोर हो जाएगा उस बफर मेमोरी में। यानी कि प्रिंटर के पास वो डेटा सेव हो गया। अब जब तक वो कमांड फिनिश नहीं होता, यानी कि जब तक वो 10 पेजेस को प्रिंट नहीं कर ले, तब तक वो बफर मेमोरी में वो स्टोर रहता है वो कमांड। तो अगर वो बफर मेमोरी को हम लोग ओवरफ्लो कर दें, जरूरत से ज्यादा स्टोरेज या कमांड्स देखिए उसको ओवरफ्लो करते हैं, तब क्या होगा? तब वल्नरेबिलिटीज वहां पे भी मौजूद रहेंगी। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, अनपैच्ड सर्वर्स। फोर्थ पॉइंट मतलब कैटेगरी, मतलब कि अगर किसी सर्वर में वल्नरेबिलिटीज पता लगा चुके हैं हम लोग, और उसको हम लोगों ने रिपोर्ट भी कर दिया एडमिन को, बट फिर भी वो सर्वर फिक्स नहीं हुआ, यानी वो अनपैच्ड, उसको पैच नहीं किया गया, वो अनपैच्ड है, तो उस कारण से होने वाली वल्नरेबिलिटीज और डेंजरस रहती हैं। तो वो हो गया फोर्थ पॉइंट। देन फिफ्थ, डिजाइन फ्लॉज। आर्किटेक्ट डिजाइन, सिस्टम डिजाइन में कुछ खामियों के कारण डिजाइन फ्लॉज कैटेगरी में वो आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण कुछ खामियां निकली, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लो में आ जाएगा। एप्लीकेशन फ्लॉज के कारण कुछ खामियां निकली, तो एप्लीकेशन फ्लो में आ जाएगा। ओपन सर्विसेज, अगर किसी सर्वर सर्वर पे बहुत सारे सर्विसेज चल रही हैं और हम लोग को उसमें से मैक्सिमम का जरूरत अगर नहीं है, तो वो आपका आ जाएगा ओपन सर्विसेज कैटेगरी के अंदर। ओके। देन डिफॉल्ट पासवर्ड्स, बहुत से लोग अपना पासवर्ड डिफॉल्ट रखते हैं, तो उसके कारण होने वाली वल्नरेबिलिटीज कैटेगरी आ जाएगी आपकी 9th कैटेगरी के अंदर। तो ये कुछ 9 कैटेगरीज हैं, सॉरी, तो ये कुछ 9 कैटेगरीज हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आप लोग को, ताकि फ्यूचर में कोई भी वल्नरेबिलिटीज हम लोग निकालें, अगर फ्यूचर में अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी हम लोग निकालें, तो उसको इस कैटेगरी में, इन कैटेगरीज में कैटेगराइज करना जरूरी होगा, ताकि रिपोर्ट बनाने में कोई इशू ना हो। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट यहाँ कैटेगरीज क्लासिफिकेशंस में? ओके, प्रोसीडिंग फर्दर। नाउ व्हाट इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है? तो जब भी हम कोई वल्नरेबिलिटी अगर डिस्कवर करते हैं, तो उसको एग्जामिन करना जरूरी है कि वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नुकसान वो सर्वर को पहुंचा सकता है। तो इसीलिए एनालाइज कर, असेस करना बहुत जरूरी है। क्या क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को यूज कर रहा है वो वल्नरेबिलिटी, अगर उससे एक्सप्लॉइट हुआ तो हमारे सिस्टम को क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है। रिकॉग्नाइज करना, मेजर करना, क्लासिफाई करना सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को कंप्यूटर सिस्टम में, कहते हैं उसको हम लोग असेसमेंट। ओके। तो ये हुआ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड एनालाइज। इसके हेल्प से हम पता लगाते हैं कि क्या क्या डेंजरस, क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है हम लोग के सर्वर को उस वल्नरेबिलिटी के कारण। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल का। तो जिस तरह से हर एक प्रोसेस का एक लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। ओके। वल्नरेबिलिटीज अगर हमको मिल रही हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो ये पहले हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएटिंग बेसलाइन। इस बेसलाइन में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज को समझते हैं और अपना टारगेट फिक्स करते हैं कि हमको क्या स्कैन करना है और हमको क्या इंफॉर्मेशन गैदर करना है और हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला हुआ उस लाइफ साइकिल का पहला पॉइंट, बेस लाइन बनाना। पहले हम बेस लाइन बनाएंगे। देन उस वल्नरेबिलिटी को असेस करना, किस लेवल का वल्नरेबिलिटी है, क्या क्या खामियां पहुंचा सकता है। सेम हम करेंगे रिस्क असेसमेंट में, कि क्या क्या रिस्क है इस वल्नरेबिलिटी के कारण।
क्या सेवरिटी लेवल है, लो लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल। देन उसको करते हैं हम लोग रेमीडिएट। रेमीडिएट मतलब होता है कि उसके सेवरिटी लेवल को कम करना। अगर वो नुकसान पहुंचा सकता है हाई लेवल का, तो उसको कम से कम या तो मीडियम लेवल पे ला देना, ताकि वो उतना नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये हुआ रेमेडिएशन। देन वेरिफिकेशन, ताकि हम वेरीफाई कर सके कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन मॉनिटर, सब कुछ फिक्स करने के बाद वो वनरेबिलिटीज दोबारा तो नहीं आ रहा, दोबारा कुछ इशू तो नहीं हो रहा, तो ये होगा मॉनिटर में। तो ये लाइफ साइकिल में 6 पॉइंट्स हैं जो कि जनरली हम लोग फॉलो करते हैं वनरेबिलिटी डिस्कवर करने के लिए। ओके, अब इसको हम लोग 3 पॉइंट में डिवाइड करते हैं इस लाइफ साइकिल को। पहला हो गया प्री असेसमेंट फेज, देन हो गया आपका असेसमेंट फेज, देन हो गया आपका पोस्ट असेसमेंट फेज। प्री असेसमेंट फेज को करते हैं हम लोग, कहते हैं बेस लाइन, क्रिएटिंग बेस लाइन। तो प्री असेसमेंट फेज में हम लोग कंपनी के प्रोसीजर्स को समझते हैं, क्या क्या डेटा यूज कर रहा है, क्या इन्वेंट्री है, क्या नेटवर्क है उन लोग का, क्या पॉलिसी है, क्या स्कोप है, क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। ये हुआ क्रिएट करना एक बेस लाइन उस कंपनी के बारे में या तो उस नेटवर्क के बारे में जिसपे हम लोग असेसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, ये जॉब रहेगा आपका। हो सकता है कि आप जब जॉब करें तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपका जॉब लगे, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ सकती हैं। तो ये हुआ प्री असेसमेंट फेज, जिसमें हम लोग बेस लाइन क्रिएट करते हैं। देन आता है आपका एक्चुअल असेसमेंट फेज, जिसमें हम उस वल्नरेबिलिटी को पता लगा के उसके बारे में समझते हैं कि क्या किस लेवल का वो वल्नरेबिलिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है कि क्या, क्या वो मिसकॉन्फ़िगरेशन से है, क्या स्कैन करना होगा हमको, प्रायोरिटाइज करना होगा उसके इम्पैक्ट्स को, क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका, वो वैलिड है कि नहीं है, और देन उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करना। तो ये हो गया आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फेज। तो प्री असेसमेंट फेज, देन ये फेज। इसके बाद जब वल्नरेबिलिटी के बारे में हम लोग इतना डिस्कवर कर लेते हैं, तब आता है पोस्ट असेसमेंट फेज। अब पोस्ट असेसमेंट फेज में हम चाहते हैं कि उसको फिक्स करें और उसको हम लोग रिजॉल्व करें। तो पहला आता है रिस्क असेसमेंट। जो भी हम लोगों ने ऊपर पता लगाया उसकी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है सर्वर पे, क्या क्या डैमेज पहुंचा सकता है, तो वो होगा रिस्क असेसमेंट में। देन उसको रेमेडिएट करते हैं, यानी कि उसके नुकसान करने के लेवल को कम करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम नुकसान हो। देन वेरिफिकेशन करते हैं कि सब चीज सही से हो रहा है कि नहीं है, परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है। एंड देन मॉनिटर करते हैं कि सब चीज बढ़िया है कि नहीं और दोबारा वो चीज तो नहीं हो रहा। तो प्री असेसमेंट, असेसमेंट एंड देन पोस्ट असेसमेंट, तो ये 3 फेज होते हैं जनरली। और 6 स्टेप्स में ये लाइफ साइकिल जो है हम लोग इसको मैनेज करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का। तो ये हुआ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सॉल्यूशंस की। अगर कोई कंपनी चाहती है कि वल्नरेबिलिटी से बचे रहे, तो उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो 2 टाइप का सोल्यूशन है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में। पहला है प्रोडक्ट बेस्ड, दूसरा है सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड सोल्यूशन में क्या होता है, कंपनीज को हम एक डिवाइस ऑफर करते हैं, हार्डवेयर ऑफर करते हैं, जो कि इंस्टॉल किया जा सकता है उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो डिवाइस एक फिजिकल डिवाइस हो गया, हार्डवेयर हो गया, जिसका काम है वल्नरेबिलिटीज को पता लगाना और इन्फॉर्म करना। तो ये हो गया प्रोडक्ट बेस्ड असेसमेंट। देन आता है सर्विस बेस्ड असेसमेंट। सर्विस बेस्ड असेसमेंट में कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को थर्ड पार्टी कंपनीज में ऑफर करती हैं, ताकि उनके उनके सर्वर्स को वो जो इंजीनियर्स हैं प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये हो गया सर्विस बेस्ड और एक हो गया प्रोडक्ट बेस्ड। ये 2 तरीके के सॉल्यूशंस हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। आई होप इट्स क्लियर। अब जब मैं आपसे टूल्स शेयर करूंगा, तो उन टूल्स में अलग अलग मॉड्यूल वाइज सेपरेट किया गया है। तो उस टूल में से एक, उस टूल वाले फोल्डर में से एक फोल्डर है आपका मॉड्यूल नंबर 5 का, यानी कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का फोल्डर। उसमें जितने भी टूल्स हैं वो इन 6 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। बिकॉज जितने भी टूल्स हैं उसको कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स, तो पहला आता है होस्ट बेस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स, फिर आता है डेप्थ असेसमेंट टूल्स जो उससे एडवांस है, देन एप्लीकेशन लेयर असेसमेंट टूल्स, देन स्कोप असेसमेंट टूल्स, देन एक्टिव पैसिव टूल्स, देन लोकेशन डेटा एग्जामिनेशन टूल्स। जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के टूल्स को मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं, जब आपको टूल्स मैं दूंगा। तो वो 3.1 जीबी का पूरा सॉफ्ट टूल्स का पूरा किट है। तो पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जब हम आपको शेयर करेंगे, एंड देन हम लोग उसको सेपरेट करेंगे उसके क्लासिफिकेशन वाइज। अब कौन से असेसमेंट सॉल्यूशन को चूज किया जाए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं।
हम लोगों ने देखा कि अलग अलग असेसमेंट सॉल्यूशंस हैं। अब सॉल्यूशन कौन सा चूज किया जाए, उसके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला, कभी भी ऐसा सॉल्यूशन चूज करना है हम लोग को जिसका आउटकम पॉजिटिव हो, यानी कि उस वो वेस्टेज ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारे नेटवर्क के रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो आउटकम आउटकम सही है। देन हमेशा जब भी हम स्कैनिंग वगैरह करें, सोल्यूशन यूज करें, तो वो डाटाबेस अपडेटेड हो। ऐसा ना हो कि हम लोगों ने आज स्कैन किया, कल को कुछ ना कुछ चेंजेस आए सर्वर्स में और देन वो रिजल्ट कोई काम का नहीं है। फिर अलग अलग नेटवर्क्स को स्कैन करने के कैपेबल होना चाहिए। प्रॉपर रेमेडीज और वर्कअराउंड्स हमको सजेस्ट कर सके कि क्या सोल्यूशन है, और अटैकर क्या सोच रहा है और क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है ये बताने का फीचर हो। तो ऐसे ही पॉइंट्स जस्टिफाई करते हैं एक गुड लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सॉल्यूशन को। तो ये पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। अब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल चूज करने के टाइम क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना होगा। पहला, कभी भी जो टूल यूज करें, डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज को फुलफिल कर सके, मार्केट में जितनी भी अवेलेबल है वल्नरेबिलिटीज उसको फुलफिल कर सके, ऐसा ना हो कि लिमिटेशन हो। ओके, अलग अलग अटैक सिग्नेचर्स को पता लगाने का उसमें कैपेसिटी हो, ताकि अगर कुछ ऐसा अटैक हो जिसका सिग्नेचर किसी एक हैकर से मैच हो रहा हो, तो वो उसको पता पता लगा सके कि किसके थ्रू ये किया गया है। ओके, इन्वायरमेंट आपका मैच होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट पे सुटेबल ना हो। देन अलग अलग वल्नरेबिलिटीज जो मार्केट में अपडेट होती हैं उसके कैपेबल हो वो, उसका डेटा हो उसके पास, रिपोर्ट्स जनरेट कर सके, और अलग अलग लेवल के पेनिट्रेशंस को परफॉर्म कर सके। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल्स के होते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, तो जैसे कि हम लोगों ने अलग अलग वल्नरेबिलिटीज को क्लासिफाई किया, अलग अलग हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया, अलग अलग तरीकों को डिस्कस किया हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसके हेल्प से हम लोग टूल्स को चूज कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। जस्ट सेकेंड। ओके, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। किसी भी वनरेबिलिटीज का एक सेवेरिटी लेवल होता है, जो कि हम लोग डिस्कस किया, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल। तो उसको हम लोग नंबर देते हैं, मार्किंग्स 0 से लेकर 10 तक। अगर 0 हुआ तो लो लेवल का हुआ, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर 10 हुआ तो हाई लेवल का हुआ। तो वनरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं CVSS, कॉमन वनरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। तो पहला वर्जन था 2.0, देन अभी आया 3.0। 2.0 3.0 रेटिंग्स में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस हल्का फुल्का डिफरेंस है। तो 3.0 का पहले अगर हम बात करें, तो 3.0 में आपका एक दो तीन चार पांच पांच लेवल के सिक्योरिटीज सिक्योरिटी लेवल्स हैं। नन, लो, मीडियम, हाई, क्रिटिकल। नन मतलब 0, लो मतलब 0.1 टू 3.9, मीडियम मतलब 4.0 टू 6.9, हाई मतलब 7.0 टू 8.9, क्रिटिकल मतलब 9.0 टू 10.0। तो ये है CVSS 3.0 के रेटिंग्स। यानी कि अगर किसी ने कहा कि इसका लेवल 4 है, यानी कि आप समझ जाओगे कि ये मीडियम है। किसी ने कहा कि इसका लेवल 8 है, आप समझ जाओगे कि इसका लेवल हाई है। किसी ने कहा कि इसका लेवल 9.5 है, तो आप समझ जाओगे कि इसका लेवल क्रिटिकल है। किसी ने कहा 0, यानी कि इसका नन है। किसी ने कहा 1, यानी कि इसका लो है। वैसे ही CVSS 2.0 में लो, मीडियम और हाई, यही सिर्फ 3 सैलरी लेवल्स थे।
0 से लेकर 3.9 लो, 4 से लेकर 6.9 मीडियम, 7 से लेकर 10 आपका हुआ हाई। ओके, तो ये है आपका वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, CVSS, फुल फॉर्म कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। ये एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप फ्यूचर में एग्जाम्स के लिए ऑप्ट करते हो तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियसली, रिसर्च इंपॉर्टेंट है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में। अब उस रिसर्च को आप कौन कौन से वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, तो पहला मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक्सप्लॉइट डेटाबेस, exploitdb.com, आई होप सबको पता होगा इस वेबसाइट के बारे में। देन CVE डिटेल्स, देन सिक्योरिटी मैगजीन, देन ट्रेंड सॉरी रैपिड 7। तो ये कुछ चार वेबसाइट्स, तीन चार वेबसाइट्स हैं जिसपे आप जाके अलग अलग वल्नरेबिलिटीज के बारे में रिसर्च कर सकते हो। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, पेज नंबर 37 पे, मॉडल नंबर 5 में। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, तो ये वेबसाइट्स हैं जिसके हेल्प से आप लोग रिसर्च कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं टूल्स के बारे में। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में जनरली बहुत ही कम टूल्स हैं, बिकॉज खामियों को पता लगाने के लिए उतने टूल्स नहीं हैं। अलग अलग लेवल्स के टूल्स हैं, बट वो स्पेसिफिक सर्विसेज पे बेस्ड रहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक लेवल की वल्नरेबिलिटीज को स्कैन कर सके। पहला है क्वालिस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल। ये कंपनीज के लिए बना हुआ है, खासकर जो कंपनी सर्वर यूज करती है, नेटवर्क यूज करती हैं, वहां पे डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा और सर्वर्स पे क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें जा रही हैं। अब इनकमिंग आउटगोइंग जो भी पैकेट्स इनकमिंग आउटगोइंग हो रहे हैं, उसको ये एनालाइज करता है, और अगर कुछ खामियां पता लगे इसको तो ये अलर्ट करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को। तो क्वालिस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल यहाँ पे पहला हो गया। देन है आपका निसिस प्रोफेशनल और GFI लैंडगार्ड। निसिस प्रोफेशनल, GFI लैंडगार्ड सेम क्वालिस की तरह ही है। इन लोग का भी काम यही है कि सर्वर पे इंस्टॉल करके वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता लगा सके। तो यहाँ पे हम लोग नेसेस प्रोफेशनल का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, बिकॉज ये फ्री में आपको अवेलेबल रहता है प्रैक्टिकल्स के लिए। तो नेसेस प्रोफेशनल हम लोग डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में। देन हम लोग का क्वालिस फ्री स्कैन है, जो फ्री वर्जन है क्वालिस का, जिसके हेल्प से हम लोग नॉर्मली स्कैन कर सकते हैं सर्वर्स को। एंड देन निक्टो, निक्टो कैली लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसके हेल्प से हम सर्वर्स को पिंग करके या तो निक्टो कमांड यूज करके उनके वल्नरेबिलिटीज को पता लगा सकते हैं, खामियों को पता लगा सकते हैं। तो निक्टो यहाँ पे एक ऐसा टूल है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल्स में यूज करने वाले हैं। देन हम लोग का यहाँ पे रेटिना CS, ओपनवास, इन दोनों का प्रैक्टिकल हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज ये दो सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बने हुए हैं, हमारा यूज भी नहीं है इसमें। हम लोग सिर्फ क्वालिस को देखेंगे, नेसेस को देखेंगे, जो कि हमारे लिए एनफ होगा। बट ये दो टूल्स के नाम ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। देन सेंट और MBSA, माइक्रोसॉफ्ट बेसलाइन सिक्योरिटी एनालाइजर, और सेंट, ये दो सॉफ्टवेयर और हैं जो कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में यूज होते हैं। सर्वर्स पे इसको इंस्टॉल किया जाता है और ये लोग सर्वर्स को कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहते हैं, कुछ खामियों और कुछ वल्नरेबिलिटीज को पता लगाने के लिए कंटिन्यूस। और ये कुछ टूल्स के लिस्ट हैं जिसमें Nmap भी आता है, बर्बसूट भी आता है। तो हम लोग बर्बसूट का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, Nmap का तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो बर्बसूट का यूज करेंगे। देन रिपोर्ट्स, जैसा कि सारा चीज करने के बाद रिपोर्ट बनाना उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उसको एडमिन को, यानी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि कंपनी के ओनर या तो किसी भी टीम को सबमिट कर सकें, ताकि वो उनको एक्सप्लेन कर सकें आप प्रॉपरली ये कुछ खामियां थी, जिसको रिजॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं रिजॉल्व हुआ टाइम पे तो ये इम्पैक्ट इसका हो सकता है, चाहे उसमें स्कोरिंग सिस्टम क्यों ना हो, अलग अलग सिक्योरिटी फ्लॉज को मेंशन क्यों ना किया हो, स्कैन इन्फॉर्मेशन होगा, टारगेट इन्फॉर्मेशन होगा, रिजल्ट्स होगा। तो ऐसे रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो रिपोर्ट आपको मैनुअली प्रिपेयर नहीं करना है, उसके लिए टूल्स आते हैं, जैसे कि अलग अलग टूल्स हैं जिसके हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। तो उस टूल्स में से किसी एक एग्जांपल है ये एनालाइजिंग वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग रिपोर्ट्स। तो ये कुछ कुछ टूल्स है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसका मैं आपको लिंक जो दूंगा टूल्स का उसमें अवेलेबल रहेगा। तो उसके हेल्प से हम लोग स्कैनिंग कर सकते हैं, और उसका रिपोर्ट जो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, ना हमको कुछ करना है मैनुअली, ना किसी को कुछ मैनुअली करना है। हमको बस वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने हैं और रिजल्ट्स को अपलोड करना है, और ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर देगा। ओके, तो यही था वल्नरेबिलिटी एनालिसिस मॉड्यूल में। किसी को कोई डाउट वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में तो पूछ सकते हैं आप लाइव चैट में। एनीवन?
अनपैच्ड सर्वर, अनपैच्ड सर्वर मतलब कि मान लीजिए कि हम लोगों ने कुछ खामियां निकाली किसी वेबसाइट पे या किसी सर्वर पे। अब वो हम लोगों ने रिपोर्ट कर दिया एडमिन को, बट एडमिन ने फिर भी उसको फिक्स नहीं किया, यानी कि वो अनपैच्ड सर्वर कैटेगरी में आ जाता है। कैली लिनक्स के अलावा आप पैरेट ओएस यूज कर सकते हो। पैरेट ओएस भी बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप यूज कर सकते हो। रिमेंबर, पैरेट ओएस। यस, पैरेट ओएस। टूल्स का लिंक ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा आज। किसी को कोई डाउट, एनीवन, इसके अलावा? गरुड़ा ओएस अभी उस लेवल का नहीं हुआ है, उसमें अभी इतने फीचर्स नहीं है, तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उसको यूज करना। ओके, तो यही था हमारे वोनेबिलिटी एनालिसिस मॉड्यूल में। तो कल अब हम लोग करेंगे, हम लोग का जो लेफ्ट आउट है 3 मॉड्यूल्स का प्रैक्टिकल जो है वो हम लोग करेंगे। और कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में ही वोनेबिलिटी एनालिसिस को भी फिनिश कर दें प्रैक्टिकल को, ताकि हम लोग अपना एक्चुअल जो सिस्टम हैकिंग प्रैक्टिकल है वो शुरू कर सकें टॉपिक्स। Yes, you can have live boot Kali Linux also. No issue. Okay. So this is it for today everyone. 40 मिनट्स में हम लोग का ये टॉपिक ओवर हुआ है, छोटा टॉपिक तक। अब क्लास को आप लीव कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कैली को, ताकि हम लोग कल प्रैक्टिकल कर सकें। हाँ, पैरेट ओएस वीएमवेयर में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लिनक्स का नॉलेज थोड़ा बहुत होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बेसिक भी ना, मतलब बिल्कुल नॉलेज ना हो और शुरू कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिनक्स पहले शुरू किया था। क्यूए का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, मैंने अगर शेयर नहीं किया है तो उसको मैं ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ। उस पर आपको एक मेल करना होता है, देन आपके सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगी। तो मैं लिस्ट भेज देता हूँ जिन लोगों का जिन्होंने गिव अवे जीता है, और आपका नाम अगर उसमें है तो आप, एक मेल आईडी है उस पर आप मेल कर दीजिएगा, आपका सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। रूट लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पासवर्ड याद रखना है, वो पासवर्ड के थ्रू ही आप रूट लॉगिन कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सूडो यूज करना पड़ेगा हर बार आपको, यही एक ऑप्शन है। बिकॉज मैं भी अपने सिस्टम में रूट लॉगिन नहीं करता हूँ, सूडो यूज करता हूँ। ओके एवरीवन, सो दिस इज इट फॉर टुडेस क्लास। अब क्लास को लीव कर सकते हैं। आई होप सबको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर पेशेंस। मिलते हैं कल के प्रैक्टिकल सेशन में। कैलिनिक्स कमांड पैरेट ओएस कमांड की तरह सेम नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है। ओके एवरीवन, थैंक यू।